दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत प्रोजेक्ट संवाद नेटी मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संवाद नेटी मंच पर आज की हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। आप सभी जानते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय देश में पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जैसे-जैसे मध्य प्रदेश की चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा के, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ राजनीतिक गलियारों में व्याप्त हैं। और खास तौर से जो बीजेपी सरकार है इस समय, उसमें 2 विषय ऐसे महत्वपूर्ण निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य कि किस दिशा में जाएगा और उसकी क्या दशा होगी। साथ ही सिंधिया राज घराने की बात भी लगातार की जा रही है। चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हों या मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया की राजनीतिक जो स्थिति वर्तमान की है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में हैं। और इसी विषय को लेकर आज की हमारी चर्चा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ बहुत ही विद्वान पैनल आज हमारी चर्चा में शामिल है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, इलाहाबाद से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही हरिशंकर जोशी जी मेरठ से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। साथ ही दिनेश गुप्ता जी भोपाल मध्य प्रदेश से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति की जो एबीसीडी है, क्या-क्या गए हैं, उसे अच्छी तरह जानते हैं, उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और हमें बताएँगे कि किस तरह से सिंधिया राज घराने का जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है और जो वर्तमान हालात हैं, किस कदर उनके लिए कहीं न कहीं ऐसे बड़ा चक्रव्यूह कहीं न कहीं दिखाई देता है, जिसमें निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ऐसी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ इस समय मध्य प्रदेश के अंदर बन गई हैं, उसमें उनके लिए भी ऐसा एक चक्रव्यूह है सामने जिसमें कि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि वह आगे बढ़ेंगे या उनका जो मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक कार्यकाल है, वह अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो सबसे पहले मैं इसी चर्चा को लेकर दिनेश जी के पास आता हूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति को आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। अब आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो 2 बड़े सवाल हैं, शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक करियर और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे की राजनीतिक पारी, आप किस दिशा में जाता देखते हैं? उनकी दशा क्या हो सकती है आने वाले समय में? दिनेश गुप्ता जी। देखिए प्रशांत जी, यदि शिवराज सिंह चौहान की आप राजनीति को देखेंगे इस वक्त, तो वो तो मार्च 2020 के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें मोदी जी और अमित शाह जी की मर्जी पर है। क्योंकि जो सरकार मार्च 2020 में आई, वो शिवराज सिंह चौहान के कारण नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण नहीं आई, जिसको कहते हैं ना कि कमिटेड कार्यकर्ता है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। यदि वो उनके दम पर आई होती तो मार्च 2020 का घटनाक्रम नहीं होता। और यदि जो शिवराज सिंह चौहान तो और थोड़ा-सा पीछे जाएँगे तो 2014 में उन्होंने जब मध्य प्रदेश में मोदी जी के पोस्टर नहीं लगने दिए थे लोकसभा चुनाव के समय, तो वो एक फाँस है। तो वो फाँस अभी भी कभी-कभी ये दिखाई देती है कि उस फाँस को लेकर कुछ ना कुछ रिएक्शन सामने आएगा। इसलिए जो बहुत सारी बातें उठती रहती हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान अभी गए, ये लगातार चलती रहती है। लेकिन चूँकि बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई जुटा नहीं पाई, ये उसके कारण शिवराज सिंह चौहान सर्वाइव कर जाते हैं। आप जो मार्च 20 से ये जो पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब तक शिवराज सिंह चौहान कोई राजनीतिक निर्णय भी नहीं ले सकते थे। और अभी भी जो उन्होंने कुछ निर्णय लिए, वो राजनीतिक ज़रूरत के मुताबिक लिए। तो मध्य प्रदेश में उनके भविष्य को लेकर आगे भी इसलिए शंका है, या तो वो दिल्ली जाएँ, केंद्रीय मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री बनना चाहते वो, तो बहुत पहले बन गए होते। तो केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहते। वो आज भी अपने आप को प्रधानमंत्री की दौड़ में जब भी भविष्य में होगी, चाहे वो 2024 के बाद 27-28 में हो या कभी भी हो, वो उससे अपने आप को बाहर नहीं करना चाहते और यही उनकी प्रॉब्लम है। और ये भी आप देख जो राजनीति हो रही है, वो उनको उस दौड़ से बाहर करने के लिए हो रही है और मौके की तलाश है कि कोई बेहतर विकल्प आ जाए। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहतर विकल्प हैं? ये भी इस पर भी जो आपका सवाल है, वो कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो ज़मीनी कार्यकर्ता उसने एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे वो उनके या उनके तौर तरीकों के कारण हो या उनकी जो राजनीति करने का तरीका हो उसके कारण हो, तो वो एक डिस्टेंस अभी भी दिखाई देता है। पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो मिक्सअप हो, उनको बहुत सारे कार्यक्रम दिए गए, लेकिन इसके बावजूद उनके अंचल में ही सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। उनके हमने देखा भी यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उस पूरे इलाके में पहली बार ऐसा लगता है कि जो सिंधिया परिवार को लेकर लोगों का जिस तरह की राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, वो मार्च 2020 के बाद उनके प्रति जो आस्था या विश्वास था, वो भी कम हुआ है। ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक घटना है, जो आने कभी भी आपको किसी भी वक़्त राजनीति में आप ये देखेंगे ना कि सिंधिया परिवार को लेकर ये नहीं कहेंगे लोग कि उनकी सी कहेंगे, उनके कहने पर लोग वोट डालेंगे। ये बड़ा परिवर्तन है वहाँ। आप जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव
हारी थी, केवल इसलिए हारी थी क्योंकि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लोगों ने खुलकर अपना जो नाराजगी थी वो जाहिर की। ये जो चेंज है ये भी भारतीय जनता पार्टी को चौंका रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम सिंधिया को अल्टरनेट यूज करें और फिर कोई नुकसान हो जाए। जी, 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 जी। बड़ी बात कही आपने कि सिंधिया के प्रति जो राजघराने के प्रति जो लोगों का विश्वास था कहीं न कहीं डगमगा गया है। और हरीश जी के पास तो हरीश जी आपको क्या लगता है कि सिंधिया राजघराने की जो राजनीति रही है मध्य प्रदेश के अंदर, एक बड़ी प्रभावशाली राजनीति रही है। लेकिन जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी जॉइन की उसके पश्चात जो उनके प्रति जो लोगों के एक समर्थन हुआ करता था उसमें बड़ी कमी देखी जा रही है। और जो नगर निकाय चुनाव के अंदर भी जो वहाँ से सीट उन्होंने हारी, वह दर्शाता है कि लोगों का विश्वास उनसे कहीं न कहीं हटा है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिंधिया परिवार के लिए राजनीति का जो दिशा है और उसकी जो स्थिति है वर्तमान, कितने संकटों से भरी हुई है, कितने उन्हें चक्रव्यूह से भेदने पड़ेंगे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय सुनील जी बैठे हुए हैं, उनसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वो जब बात शुरू करें, अपनी बात रखें सिंधिया परिवार के बारे में, वो बेहतर ढंग से बता सकते हैं। तो सिंधिया परिवार का, सिंधिया राजघराने का जो इतिहास है वो क्या रहा है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। और बहुत सिंधिया राजघराने की समझदार बुद्धिजीवी वर्ग में कोई बहुत अच्छी छवि मेरे लिहाज से कभी रही नहीं। देशभक्तों की नजर में भी उनकी छवि बहुत अच्छी कभी रही नहीं। लेकिन चूंकि हमारे समाज का बुनियादी ढांचा सामंती है और राजा और प्रजा का जो एक मानसिकता सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, उसमें अभी भी महाराजा का कद और सम्मान बहुत ऊपर की तरफ है। अब कालांतर में देखिए, कोई चीज अगर उसका पतन शुरू होता है तो समय लगता है। तो वो पतन शुरू हो चुका था, है और होता रहेगा। और ये खाली मतलब उनके लिए नहीं है, उन राजघरानों के लिए जो आज भी सामंती मानसिकता में जीते हैं। अब बात करें कि सिंधिया परिवार का राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में बात करें तो उनको उनका अच्छा प्रभाव रहा। जनता ने राजा मानकर उनको फिर से मुकुट पहनाया वोटों के रूप में। लेकिन अभी जो राजनीति है, हम मोदी इरा में है। ये नया एक इरा है जो राजनीति के नए अध्याय लिख रहा है और इसे वो व्यक्ति कतई पसंद नहीं है जो उनके ऊपर कोई सवाल उठाएं या जो उनको अब चुनौती लगे किसी ना किसी रूप में। तो वसुंधरा राजे सिंधिया कद्दावर नेता हैं राजस्थान में। वो उनकी जो सियासत है वो जमीनी स्तर पर भी जुड़ी हुई है। लेकिन चूंकि वो उनका स्वाभिमान जो है या उनका जो अक्खड़पन है और वो मोदी जी को पसंद नहीं और इसीलिए उनको लगातार वो उनके कद घटाने की कोशिश में, आज से नहीं पिछली बार भी वो था। लेकिन वसुंधरा राजे को छोड़ते ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर पैदल नजर आती है कमोबेश, इसलिए वो वसुंधरा राजे का अस्तित्व वहां पर बचा हुआ है। और वो वैसे भी पॉलिटिकली थोड़ी सी शार्प हैं इन कंपैरिजन ऑफ ये जो लड़का है सिंधिया जी का, ज्योति राजे सिंधिया, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो वो बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। अब ये इनकी कांग्रेस में अच्छी खासी स्थिति थी, महाराज कहलाते थे, सीधे सोनिया के यहाँ एंट्री थी और कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के वो मिल सकते थे, उनका हर बात मानी जाती थी। लेकिन उनको लगा कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, उन्हें लगा कि कांग्रेस अब डूबता जहाज हो गई है, ये तो कभी सत्ता में आएगी नहीं
और अपने को अगर सत्ता से चिपकाए रखना है, पावर चाहिए, वो पावर जो है भारतीय जनता पार्टी में हम गेन कर सकते हैं, तो वो इधर चले आए और जो भी प्रलोभन रहा हो इसके अलावा। लेकिन यहाँ पर उनकी क्या स्थिति है वो जग जाहिर है कि वहां कांग्रेस के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत रखते हैं और कार्यकर्ताओं में उनकी क्या हैसियत है, ये सबकी समझ में आ गया है। और उनके साथ जो लोग आए थे वो सारे के सारे उनको छोड़कर जाने के लिए कतार लगा के कुछ जा चुके हैं, कुछ इक्का दुक्का बचे होंगे, तो वो भी उनके पास रुकने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग बता सकते हैं, खासतौर से ग्वालियर के किस तरीके से उस घराने में क्या क्या उनकी छवि किस तरीके की है आमतौर पर आम जनमानस में, तो अब क्या उसमें परिवर्तन आया है। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक यशोधरा की बात है तो वो आज तक चुनाव हारी नहीं मध्य प्रदेश में। बाकी पूरा सिंधिया परिवार कहीं ना कहीं चुनाव हार चुका है, लेकिन वो कभी हारी नहीं, वो अकेली ऐसी है। तो ये मानते थे कि उनको जी हरी जी सिंधिया परिवार में कोई चुनाव नहीं आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ के। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ के सिंधिया परिवार में कभी कोई चुनाव नहीं आया। नहीं, विजय राजे सिंधिया एक बार मुझे याद पड़ता है कि वो कहीं गई थी, नहीं चिकमंगलूर का था, इंदिरा गांधी के खिलाफ। हाँ था ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। हाँ वो हार गई थी वो। तो वो एकमात्र जो वो है वो यशोधरा के बारे में ये माना जाता है, जो जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है मैं गलत हूँ सुनील जी। वसुंधरा भी नहीं हारी है, यशोधरा भी नहीं हारी है, माधवराव सिंधिया भी नहीं हारे हैं। हाँ, माधवराव सिंधिया नहीं हारे, ये पहली बार हारे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में। और विजया राजे जी तो ये हमारे ख्याल से ग्वालियर से नहीं थी, कहीं दूर से लड़ी थी वो। नहीं, वो चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी के खिलाफ। ग्वालियर संभाग में नहीं हारी है। हाँ, ग्वालियर संभाग में नहीं हारे, ग्वालियर संभाग में नहीं हारे। तो यशोधरा को लगा कि उस बार जो कहा जा रहा है कि उनका टिकट कटने वाला है, तो उससे पहले ही उन्होंने कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बड़ी इस वक्त मजबूत स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर ज्यादातर लोग कांग्रेस में और कुछ बचे कुछ दूसरी पार्टियों में दौड़ लगा रहे हैं, वो अपना एडजस्टमेंट देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया परिवार के ऊपर थोड़े संकट के बादल हैं, थोड़े नहीं ज्यादा संकट के बादल हैं। आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सुनील जी बेहतरीन रोशनी डाल सकेंगे। मैं यही अपनी बात को विराम देता हूँ। जी, मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें, जैसे चर्चा निकल के आई है कि जब से कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, उसके बाद जो राजनीतिक रूप से प्रभाव था कहीं ना कहीं उसमें बड़ी कमी देखी जा रही है, और जैसा मुख्यमंत्री बनने का उनका एक ध्येय था, सपना था, वह भी कहीं ना कहीं मतलब पूरा होता तो दिखता नहीं, आसपास भी वह दिखाई नहीं दे रहे हैं वर्तमान स्थितियों में। तो ऐसे में क्या लगता है, यशोधरा राजे ने मना कर दिया चुनाव लड़ने को, वहीं वसुंधरा राजे की बात करें राजस्थान की, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अभी एक वीडियो चल रहा है, इसमें अमित शाह जी ट्रेन से उतरते हैं और वहां पर उनकी अगवानी के लिए बीजेपी के यशोधरा राजे सहित बहुत बड़े बड़े नेता वहां राजस्थान प्रदेश के खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने औपचारिकतावश उन्हें प्रणाम, मतलब जो एक अभिवादन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी बड़ा रूखा सा व्यवहार अमित शाह जी का दिखाई देता है। तो ये सब जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें क्या दिखाई देता है कि सिंधिया परिवार की राजनीति बीजेपी के अंदर बहुत ही मतलब नेपथ्य में जा रही है। क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। मेरा मानना यह है कि जिस नेता की का जन समर्थन बना रहता है वो कभी हाशिए पर नहीं जा सकता। कोई राजनीतिक दल ये साहस नहीं कर सकता कि अपने जनाधार वाले नेता को किनारे कर ले। अगर वो किनारे करता है तो संगठन को नुकसान होता है। अगर संगठन की कीमत पर आप किसी नेता को किनारे करना चाहते हैं, संगठन की आजादी है, जिसको चाहे आगे रखे, जिसको चाहे पीछे रखे। राजस्थान में मेरी अपनी समझ यह है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र प्रभावशाली नेता हैं जिनका पूरे राजस्थान में असर है। एक कोने से दूसरे कोने तक हर जिले में उनका असर है और उनका जन समर्थन है और वह लोकप्रिय भी है। उस तरह का प्रभाव मध्य राजस्थान में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं। सब इलाकाई नेता हैं वहाँ, चाहे किसी का नाम ले लीजिए आप।
चाहे राजेंद्र राठौर का नाम ले लीजिए, चाहे शेखावत साहब का नाम ले लीजिए, चाहे अर्जुन मेघवाल साहब का नाम ले लीजिए, चाहे जयवर्धन सिंह राठौर का नाम ले लीजिए, चाहे पुनिया साहब का नाम ले लीजिए, किसी का भी आप नाम लीजिए, सब इलाकाई नेता है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो उदयपुर से लेकर के भरतपुर तक सब जगह सुना जाता, जो बाड़मेर में भी उतना ही लोकप्रिय हो, जो जयपुर में भी उतना ही लोकप्रिय हो। वसुंधरा की है, और यह अनायास नहीं है। वसुंधरा राजे एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है राजस्थान में। यह गौरव भगत सिंह शेखावत को भी नहीं प्राप्त हुआ था, जो बड़े कद्दावर नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर और बहुत कद्दावर नेता रहे, बड़े लोकप्रिय नेता रहे। भगत सिंह शेखावत जी का भी कोई जवाब नहीं रहा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई वसुंधरा राजे ने, और अपने बूते बनाई। तो अगर पार्टी उनको आगे करती है, नहीं करती है, पार्टी जाने, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप उनको पीछे करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीतिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ धूमल साहब को पीछे करके, जो कर्नाटक में हुआ येदियुरप्पा साहब को पीछे करके, वही स्थिति आपके सामने आएगी राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को अगर आप आगे नहीं रखते। कि वसुंधरा राजे एक लोकप्रिय नेता के कि एक उनकी साख है। मेरी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो उनकी एक साख है और एक बड़ी ताकतवर नेता है। उनका विकल्प अभी कोई नहीं बन सकता। अचानक चुनाव के समय आप विकल्प किसी को नहीं बना सकते। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मैं प्रभावशाली नेता मानता हूँ। लगभग पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं वहाँ, और अगर आप 2003 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, जो 2003 का इलेक्शन जहां तक मुझे याद है वो उमा भारती का इलेक्शन था। उमा भारती जी ने दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन किए थे, बड़े पैमाने पर आंदोलन किए थे। उनमें से मैं कई को अपनी आंख से मैंने देखा है। तो वो उमा भारती जी का इलेक्शन था। उमा भारती जी ने दिग्विजय सिंह सरकार को सत्ता से बाहर किया, लेकिन वो लंबे समय तक बनी नहीं रह पाई, और शिवराज सिंह चौहान आए। शिवराज सिंह चौहान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने के एक लोकप्रिय नेता रहे, और निर्विवाद रूप से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना असर दिखाया। वह बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन में उन्होंने 2008 और 2013 दोनों चुनावों में पार्टी को बहुमत दिलाई। उसमें उस समय अगर आप कहिए कि मोदी जी किसी, तो मोदी जी का उसमें आविर्भाव भी नहीं हुआ था केंद्रीय नेतृत्व में, और 2008 की भी स्थिति वो नहीं थी। अपने बूते उन्होंने सत्ता एक पूर्ण बहुमत की सरकार ले आए थे और व्यापक जन समर्थन हासिल किया था तमाम एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर्स के बावजूद। 2018 में मोदी जी की मौजूदगी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। शिवराज सिंह चौहान भी थे ही, लेकिन मोदी जी का एकदम पूरा देशव्यापी असर हो चुका था, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। वो कांग्रेस से कम सीटें उसकी है, वोटों के प्रतिशत में मामूली सा अंतर है। शिवराज सिंह चौहान ने एक पब्लिक कनेक्ट डेवलप किया है। मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उनके तमाम खिलाफ हैं, गवर्नेंस को लेकर के तमाम विफलताएं उनके सिर माथे पर हैं, सब तरह की चीजें हैं, और भयानक एंटी इनकम्बेंसी का सामना सरकार को करनी पड़ रही है। लेकिन अगर संगठन की अगर आप बात करेंगे तो संगठन में शिवराज सिंह चौहान एक नेता हैं जो रीवा से लेकर रतलाम तक, इंदौर से लेकर ग्वालियर तक सुने जाते हैं। उनकी एक साख है, उनकी एक पैठ है। जितने नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, किसी भी नेता का नाम, वी.डी. शर्मा, किसी का भी आप नाम ले, सब इलाकाई नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। 5 भाई ये आपके फग्गन सिंह कुलस्ते साहब मंडला क्षेत्र के नेता हैं, 6 बार के एमपी हैं, लेकिन एक इलाके तक सीमित है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का है। अब ये जरूर है कि जब इतने साल से मुख्यमंत्री हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन संगठन में लोगों के बीच में उनकी एक लोकप्रियता है, और अपने जो समाज कल्याण के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की घोषणा के माध्यम से उन्होंने एक कोशिश की है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसको कमजोर करने का प्रयास करें। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल वहां दिख रहा है। भारतीय जनता एक और भी कारण यह है
कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में गुटबंदी बहुत है। मैं जितने नेता उतनी पार्टी। शिवराज सिंह चौहान की अलग भाजपा है, बी डी शर्मा की अलग भाजपा है, नरोत्तम मिश्रा की अलग भाजपा है, कैलाश विजयवर्गीय साहब की अलग भाजपा है, महाराज की अलग भाजपा है, मतलब अलग अलग भाजपा बनी हुई है और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदार पैदा हो गए और पार्टी में अंदरूनी खींचतान कितनी मची है इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि सरकार चुनाव में जा रही है और उसके 15 दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, उसमें 3 मंत्री शामिल किए जाते हैं। किस कदर एंटी इनकम्बेंसी है, क्या झगड़े हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो भांजे अनूप मिश्रा है उनका टिकट काट दिया गया। इस बार की जो भी लिस्ट निकली है उसमें उनका नाम नहीं, उनके क्षेत्र से किसी और को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। एक अजीब स्थिति से दौड़ रही है, गुजर रही है बीजेपी, और बीजेपी के ऊपर जो आरोप हैं उन आरोपों का समाधान करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आ रहा। एक नए नेता के प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आप ये बताइए कि आपने कार्रवाई की नहीं की, आरोप सही है गलत है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। व्यापक का घोटाला कितना बड़ा घोटाला है आज सभी उससे परिचित है। दूसरी चीज कि एक अभी जो जिस तरीके से कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आरोप लगाया था उस तरह का एक आरोप मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में आ गया कि 50% की कमीशनबाजी हो रही है और सरकार है कि उस आरोप को नकारने, स्वीकारने या कार्रवाई करने के बजाय उसने प्रियंका गांधी के ऊपर 41 जिलों में मुकदमे दर्ज करा दिए। मानिए आप भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे सवाल नहीं है, जो आरोप लगाएगा उस पर आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को आप मिटाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को आप मिटाना चाहते हैं, उनको निपटाना चाहते हैं? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि समाज इसको स्वीकार नहीं करता। महाराज की अगर आप बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जो बात कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया माने सिंधिया परिवार के अकेले व्यक्ति हैं जो अपने ही इलाके में चुनाव हारे हैं। 2019 का लोकसभा का चुनाव हार गए थे। हमारे पास वीरेंद्र कुमार जी ने उनको हराया था ना दिनेश जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। केपी यादव ने उनको चुनाव हराया और शायद उन्हीं के पहले समर्थक होते थे, उनके साथ रहते लोग बताते हैं। अब आप ये स्थिति जानिए। दूसरी चीज की ये जरूर है कि जो जितने लोगों को तोड़ के ले गए थे 25-26 लोगों को, उसमें से कुछ तो चुनाव हार गए, लेकिन कुछ लोगों को इस बार उन्होंने टिकट दिलवाने में सफल भी रहे। कुछ के टिकट कटे भी हैं, लेकिन इमरती देवी और कौन लोग हैं उनको उन्होंने टिकट दिलवा भी दिया, सफल हुए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चंबल, ग्वालियर, गुना क्षेत्र के अलावा उनका कोई असर नहीं। मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि सिंधिया का असर जो चंबल, गुना और ग्वालियर के इलाके में है वही असर उनका रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली और शहडोल में भी, अनूपपुर में भी ये स्थिति मुझे नहीं लगती। वो इस इलाके में, चंबल संभाग के इलाके में उनका एक असर है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं, जो आपका मघेलखंड है या महाकौशल है या निवाड़, इंदौर का इलाका है, वहाँ पे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो असर नहीं, अपने इलाके में है, निश्चित रूप से है। लेकिन वो अभी जो बात कही दिनेश जी ने, वो तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो एक कनेक्ट डेवलप होना चाहिए वो नहीं है। इसकी वजह क्या है कि वह उसी परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता रहा है उनसे। वो कांग्रेस के लोग थे या विजयराजे सिंधिया के बाद से सब जितने लोग थे सब कांग्रेस में ही थे, तो लड़ते रहे, तो उनका वह कनेक्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। ये जरूर है कि उस इलाके में इस परिवार का व्यापक असर रहा। आप मध्य प्रदेश के प्रारंभिक दिनों का अगर याद कीजिए तो हिंदू महासभा के साथ विजयराजे सिंधिया का संबंध था और हिंदू महासभा को उस इलाके में अच्छी खासी सफलता मिलती थी। हिंदू महासभा से तोड़ करके लाई गई, जब कांग्रेस उनको अपने साथ मिलाई तब उस इलाके में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा। और जब विजयराजे सिंधिया बीजेपी में चली, उस समय की जनसंघ में गई तो जनसंघ की स्थिति बेहतर हुई। तो उस परिवार का उस इलाके में असर रहा है और अभी भी है, लेकिन जो असर पहले रहा है अब वो नहीं है। एक जो राजाओं, महाराजाओं, श्रीमंतों के पक्ष में एक जो माहौल होता था विभिन्न इलाकों में, वह अब मुझे नहीं लगता। मुझे याद है कि रीवा में, सीधी में, पन्ना में, ग्वालियर इलाके में लोग बोलते थे, किसी को अगर आप बुलाइए हरि जोशी जी, तो आदमी के जवाब में निकलता था हुकुम,
हुजूर, इस तरह के संबोधन निकलते थे। लेकिन अब जो नया वर्ग है, नए विद्यार्थी हैं, नए लोग आ रहे हैं, अब उनमें लोकतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूती के साथ उभरे हैं। अब वो उस तरह की स्थिति नहीं है और इसलिए धीरे-धीरे लोग सिमट गए। आप रीवा याद कीजिए कि वहाँ के राजा एमपी हुए, उनकी पत्नी प्रवीण कुमारी एमपी हुई, उनके बेटे पुष्पराज सिंह एमएलए हुए। अब थोड़ी स्थिति है। अब जबकि समाजवादियों ने बहुत काम किया वहाँ। यमुना प्रसाद शास्त्री, जगदीश जोशी, श्रीनिवास तिवारी, इन तमाम लोगों ने बहुत काम किया और एक माहौल बनाया। बनते स्थिति आई कि बहुजन समाज पार्टी का पहला एमपी रीवा जिले से चुनकर गया, जबकि वहां एकदम दौर तक रीवा महाराज के बहुत बड़ा असर था। और हमने खुद देखा है कि दशहरे के दिन जब उनकी शोभा यात्रा निकलती थी, पूरा शहर सड़क किनारे खड़े होकर उनका अभिवादन करता था। अब धीरे चीजें खत्म हो रही हैं। हमने खुद देखा था कि उन इलाकों में अगर कोई कुंवर साहब, लाल साहब, कोई बड़ा साहब अपनी जीप से गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई ओवरटेक नहीं करता था। ये स्थिति बनती थी। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। इस वजह से मुझे ये लगता है कि अब वह दौर नहीं रह गया जिस दौर के लिए हम वो इलाके जाने जाते रहे। अब माहौल बदला है और अब मुझे लगता है कि जो इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो असर है, वह असर जो पहले होता था उसमें कमी आई है। और भारतीय जनता पार्टी के पहली पंक्ति के नेता आप नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आज की पार्टी नहीं है, पहले चुनाव से लड़ रही है पार्टी। वहां जनसंघ का चुनाव लड़ रही है। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब भी, 1956 में जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तब भी जनसंघ पहले बार से चुनाव लड़ रही है। और हालांकि कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है वहां। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत नहीं बना सकते हैं जो ताकत उनकी कांग्रेस में रही है। पहली पंक्ति के नेता रहे हैं। अब आज बीजेपी में कौन सी पंक्ति के नेता मैं नहीं कर सकता। तो इस मैंने अगर आप ये उम्मीद किया जाए कि भारतीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदौलत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से बहुत कुछ कर जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। मैं तार्किक रूप से इसे सहमत नहीं हूँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चाहे राजस्थान में, दोनों जगह अपने सांगठनिक विवादों में उलझी हुई है और नए प्रयोग कर रही है। ये प्रयोग कितने सफल होंगे, पुराने अनुभव जो बताते हैं वो तो नहीं सफल हुए। नए अनुभव आने वाले दिन बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रयोग नए तरीके से राजनीतिक रूप से बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, वह कितने सफल होंगे तो भविष्य में पता चलेंगे, लेकिन नुकसान की संभावना ज्यादा दिख रही है। मैं दिनेश जी के पास हूँ, तो दिनेश जी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हुई है। लगातार सभी जो पैनलिस्ट हमारे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रभाव है कम हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें, इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री होती है, बड़े स्वागत उनका होता है, बड़े बैंड बाजे के द्वारा उनके वेलकम किया जाता है। लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी के अंदर संघर्ष कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सिंधिया के समर्थकों में, सिंधिया के अंदर। ये जो बीजेपी का कैडर है वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। और आज की स्थिति में तो स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में जिस तरह से लिया गया, वह बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में क्या आत्मघाती कदम था ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का? क्या लगता है नमस्कार आपको? सर। नमस्कार। आज आने वाले समय में चुनाव की जो परिदृश्य है, उसमें बीजेपी कांग्रेस किसकी बढ़त आप देखते हैं? कि देखिए बहुत सारी चीजें प्रशांत जी आपने इसमें है। पहली चीज जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो निर्णय लिया, मुझे नहीं लगता कि अब उनके लिए आगे अब कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब वो लौट के वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। वो तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। और जो कनेक्ट की बात है, ये कनेक्ट को क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े स्थापित नेता हैं, ये समस्या उनकी है। वो जो एक डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया, उनको लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो उनके इलाके में, आप देखिए ना, अलग तरह से जो केवल उनके इलाके में असंतोष ज्यादा देखने को मिलेगा, या जहां उनके सपोर्टर एमएलए थे जो उनके साथ आए थे, वहां असंतोष ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप दीपक जोशी, उन्होंने क्यों छोड़ी? दीपक जोशी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, वो तो मनोज चौधरी वहां से आए तो उन्होंने राजनीतिक दल छोड़ दिया। भंवर सिंह शेखावत ने इसलिए छोड़ दिया कि वहां सिंधिया के साथ एमएलए आए थे राजवर्धन सिंह, तो उनको लग रहा था अब यहाँ उनकी कोई राजनीति नहीं है। तो आप यदि देखो, कुछ सीटों की बात है, ये 20-25 सीटों की बात है जहाँ ज्यादा नाराजगी है, जहाँ लोगों को लग रहा है कि सिंधिया को पार्टी तवज्जो देगी।
और हमने देखा भी मार्च 20 से जो अभी 23 तक का हम जो घटनाक्रम देख रहे हैं, उन्होंने भाजपा ने पूरी अहमियत सिंधिया जी के लोगों को दी, सिंधिया समर्थकों को दी कि उनको मंत्री बनाया, निगम मंडल में अध्यक्ष बनाया, सब बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को नहीं स्वीकार कर पाया कि उनकी जो सरकार बनी है, वो सिंधिया के कारण है। नेतृत्व ने भले ही स्वीकार कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता ये मान रहा था कि अब सरकार बन गई तो सिंधिया की उपयोगिता आप खत्म कर दीजिए, उनको साइडलाइन कर दीजिए। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बेसिकली एक तरह से कहना चाहिए कि वर्चस्व की लड़ाई है वो। अलग-अलग आप ग्वालियर में देखेंगे ना कि आप यदि इमरती देवी को लेकर बात होती है, तो लोगों में एक रिएक्शन होता है। वहाँ जो मूल जो भाजपा के लोग हैं, उनको लगता है उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक सी एक समस्या है और ये जो समस्या है इसका हल जो भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए था, जो नेतृत्व को करना चाहिए था, जिसकी कवायद अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हम उन्होंने ज़िम्मेदारी किसको दी? नरेंद्र सिंह तोमर को दी कि आप ये इसको सॉर्ट आउट करिए। लेकिन आपने उन्हीं को चुनाव मैदान में लड़ने भेज दिया, उन्होंने कोई सॉर्ट आउट नहीं किया। क्योंकि वो खुद भी तो एक उनको लग रहा था कि सिंधिया के आने के बाद उनका उस इलाके में वजन कम हो जाएगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी का भीतरी जो कलह है, जो पहले से थी, वो सिंधिया के आने के बाद अब तो ये हो गया कि उनके नाम पर ये कलह हो रही है। अब वो उस कलह में ये हो रहा है कि पार्टी यदि कुछ सोचना भी चाहे उनके बारे में, तो वो जो है निर्णय नहीं कर पा रही। जो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया का जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि वो उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी या अनुपयोगी हो जाएँगे। केंद्र की राजनीति में जब भी एक कोई टीम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ब्राइट फेस की ज़रूरत होती है। तो वो जो राष्ट्रीय स्तर पर सामने रख सकें। तो उसका उपयोग वो कहीं न कहीं ये होगा उनके प्लान में। यदि मध्य प्रदेश में वो मामला नहीं जमा, तो हो सकता है कि वो सेंटर में जब भी 24 के बाद का मंत्रिमंडल हो, तो उसमें वो की पोज़ीशन में हों। क्योंकि एकदम उनको रिजेक्ट करना, भले ही वो एक चुनाव हार गए। ये चुनाव हारे आप देखिए कि राहुल गांधी भी चुनाव हारे थे। क्योंकि जो मोदी लहर में जो चुनाव हारे, मुझे लगता है वो उनको चुनाव हारना नहीं कहना चाहिए। वो कहीं न कहीं चीज़ों को रिवाइव करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पोज़ीशन 23 के बाद उनकी क्या बनती है, क्योंकि जो परिणामों पे बहुत डिपेंड करता है कि 2023 के चुनाव परिणाम उनके समर्थकों का नतीजा क्या रहता है, जिन्हें वो टिकट दिला रहे हैं, वो जीत पा रहे हैं कि नहीं। अब तो उनको भी प्रूव करना है कि अभी उनका प्रदेश में प्रभाव है, उनका वोटर पे प्रभाव है। तो जो 23 की जो राजनीति है, इसके बाद बहुत सारे हमको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसी में जो सिंधिया जी किस रास्ते पर जाते हैं पार्टी के भीतर, वो पार्टी उनको मध्य प्रदेश में रखती है, सेंट्रल में ले जाती है या कुछ और जवाबदारी देती है। क्योंकि सिंधिया के जैसा और कोई चेहरा आप कांग्रेस में तो देखिए कांग्रेस गई तो वहाँ तो एक स्थिति एक वैक्यूम क्रिएट हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, उस तरह का कोई दूसरा चेहरा नहीं है, कि जिसको कम से कम एक चेहरे के तौर पर पूरे प्रदेश में घुमा सकें। भले ही आप देखिए ना नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बदली हर चुनाव में। पहले ग्वालियर लड़ते हैं, फिर मुरैना आ जाते हैं, फिर इस बार ग्वालियर जाना चाहते हैं, तो पार्टी ने उनको कह दिया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं पार्टी में, क्योंकि पार्टी के पास ऐसा कोई लीडर अभी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको जनता जानती हो, जो पीपल कनेक्ट जिनका हो। भले ही आप अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं, लेकिन आप जो मुरैना से लेके झाबुआ तक जिसका नाम जानते हो, ऐसे नेता कम है भारतीय जनता पार्टी। जी, जी। बड़े स्पष्ट रूप से आपने कहा कि जो सिंधिया की जो स्थिति है, उसको आपने बड़ा परिभाषित किया है और साथ ही प्रश्नों में जोड़ना चाहता हूँ कि प्रभात झा बड़े स्तर के नेता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। हम देखते हैं जब सिंधिया की बीजेपी में एंट्री तो जब प्रभात झा की जो राजनीति थी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश में, वह कहीं न कहीं बड़ी एकदम पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। इसके पीछे क्या राजनीति है? क्या देखते हैं आप? नहीं देखिए, बहुत जो प्रभात झा को जो लोग जानते हैं, प्रभात झा के लिए जिस तरह की राजनीति क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वो राजनीति कर रहे थे, वो अपने आप को एक चीफ मिनिस्टर फेस मान रहे थे और फिर दूसरा क्या है देखिए राजनीति में मुँह फट होना नहीं चलता, स्पष्टवादिता नहीं चलती। राजनीति में यदि आपकी बातचीत में नम्रता और डिप्लोमेसी नहीं है, तो आप सफल हो नहीं सकते। और शिवराज सिंह चौहान की सफलता क्या है? यदि इतने लोग उनको वहाँ पद से नहीं हटा पा रहे हैं, तो उनको पता है किस वक़्त उनको कितना झुकना है और किस वक़्त कितना तन के खड़ा होना है। ये प्रभात झा में नहीं है, इसलिए आप देखिए लगातार वो पिछड़ते चले गए। पार्टी में उनको कोई भी महत्व नहीं देता। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते थे या जिस तरह का व्यवहार वो करते थे, वो उनके
कष्ट का कारण बन गया। मैं हरीश जी की बात करता हूँ। हरीश जी, आपको क्या लगता है पूरे अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, वर्तमान में जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति की जो दिशा दिखाई देती है, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस की जो रैलियों में जन समर्थन दिखाई देता है, उसने कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास का संचार भी कर दिया है। ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बीजेपी के अंदर जो स्थिति है, मतलब ये कांग्रेस के लिए बेनिफिट वाली दिखाई देती है आपको सिंधिया का बीजेपी में जाना? देखिए, अब कितना बेनिफिट है कितना नहीं है ये तो मैं यहाँ बैठकर आकलन नहीं कर सकता, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में थोड़ा मुश्किल में है और मुसीबत में। और जितने अभी तक सर्वे आए हैं उसमें एक सर्वे ऐसा है जिसमें नेक टू नेक फाइट है। अभी आज एक सर्वे आया है, उसमें भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हल्की सी बढ़त, कमोबेश पिछली बार जैसी स्थिति दिखाई जा रही है। तो ये तो बात सही है कि मध्य प्रदेश का चुनाव थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन जो बढ़त है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई देती है। और इतने लंबे समय के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी का हो जाना भी स्वाभाविक है। दूसरा, कमलनाथ अच्छे प्रबंधक हैं, वो ठीक से चीजों को मैनेज कर रहे हैं और इधर उधर की वो किसी फालतू बकवास में या डिबेट में वो नहीं पड़ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वही वो राजस्थान की क्या स्थिति है या कांग्रेस की ओवरऑल क्या स्थिति है, इंडिया गठबंधन की रैली के विषय में उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने छूटते ही कहा कि ये मुझसे सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में पूछिए, मुझे मध्य प्रदेश के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं किसी और देख रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, अच्छे प्रबंधक हैं और ये बात तो सही है। और जिस तरह से चुनाव के जो ताजा सर्वे आ रहे हैं, अगर वो कमोबेश वही स्थिति भी दिखा रहे हैं जो पिछली बार के चुनावों में थी, तब भी आप मानिए कि कांग्रेस इस बार वहां पर बड़ी गेनर बनकर सामने आ सकती है। और बहुत उम्मीद है वहां पर कांग्रेस को भी कि वो अपनी सरकार बना लेगी। हालांकि राहुल गांधी ने भी अभी मध्य प्रदेश के लिए कहा और राजस्थान के लिए उन्होंने कहा वहां कांटे का संघर्ष है। छत्तीसगढ़ को एकदम से साफ बताया कि वहां तो मतलब कांग्रेस जीत ही रही है और भूपेश बघेल का वहां पर रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। दूसरा कोई उनके बराबर का अभी कोई उनको चुनौती देने वाला व्यक्ति भाजपा में वहां पर नहीं है। अब मध्य प्रदेश में उनकी हालत तो भारतीय जनता पार्टी की खस्ता है और सिंधिया उसमें कोई कुछ कर पाएंगे, कोई चमत्कार दिखा पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर कोई चमत्कार दिखा सकता है तो वो एक ही है, वो है मामा। उसके अलावा वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय हो या तोमर हो, ये सब अपने अपने संभागों में है। लेकिन जी जी। जैसा आपने बड़ी उम्मीद जताई शिवराज सिंह चौहान कुछ चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन जैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अंदरूनी राजनीति है वह शिवराज सिंह चौहान को नेपथ्य में ले जाने की तैयारी में है। मैं सुनील जी के पास आता हूँ कार्यक्रम मंच में। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि पूरे सिनेरियो की बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, उसमें कॉर्पोरेट और बाबाओं की कहीं ना कहीं भूमिका ये भी मानी जाती है कि वह भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो बाबा हैं, कथावाचक हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनका भी बड़ा रोल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में और कहीं ना कहीं सभी सरकारें उन्हें महिमा मंडित भी करती रही है और उनकी भूमिका को अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद में भी लगी रहती है। ऐसे में वर्तमान स्थिति में वो क्या लगता है कि पूरे चाहे राजनीतिक कल्चर है या कॉर्पोरेट कल्चर है या बाबा वाली कथावाचकों की जो कल्चर है, यह मध्य प्रदेश की राजनीति को किस स्तर तक प्रभावित करने की वर्तमान में क्षमता रखती है? नहीं, मध्य प्रदेश एक धार्मिक राज्य है, वहां पे धार्मिक गतिविधियां हैं, लोग आस्थावान लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों की गतिविधियां उस तरह की नहीं है। और हालांकि ये भी है कि चूंकि अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ज्यादा वहां नहीं है, लेकिन तब भी करीबन 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो बहुत ही
बड़ी संख्या में है और निर्णायक भूमिका में है। तो कथावाचकों का एक अपना वो है, लोग उनके आते जाते रहते हैं। और लेकिन ये राजनीति ज्यादा बीजेपी नहीं किया। तो कितने बाबाओं को शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, कौन बाल्टी बाबा, कोई कंप्यूटर बाबा, कौन बाबा, तमाम तरह के नाम उसमें आते हैं। लेकिन एक मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर पूरा मतदाता एकदम उमड़ पड़ रहे हैं किसी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ इन लोगों के संपर्क रहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अच्छा लगता होगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को अच्छा लगता हो या मुझे ऐसा लगता नहीं, कभी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर तो मध्य प्रदेश में हमेशा इससे इन्हीं का राज्य रहता, क्योंकि अगर आप याद कीजिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से सक्रिय है मध्य प्रदेश में, हिंदू महासभा हमेशा सक्रिय रही है, रामराज परिषद वहां सक्रिय रही है, लेकिन सब खत्म हो गए, सबके बस्ते बंद हो गए। अब लड़ाई केवल वहां पे राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की रह गई। छोटे मोटे और भी दल हैं, आदिवासियों के दल हैं और कुछ और भी दल हैं उसमें बहुत, लेकिन उनका अपना एक क्षेत्र विशेष भी उनका असर है। तो लेकिन वो बड़ी भूमिका नहीं है। जो आज की स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सामने दो तरह की चुनौतियां, एक तो भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व नहीं स्पष्ट कर रही है और शिवराज सिंह चौहान को पीछे रखने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। मैंने जो हालात हैं, जो इंटरिम कमेंसी है वो है, लेकिन जो भी अगर साख है या जो कुछ भी जन समर्थन है उसमें शिवराज सिंह चौहान की भूमिका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आपको पूरे मध्य प्रदेश में कोई काया पलट कर देंगे, वो ताकत नहीं है। अपने इलाके में उनका असर है, जितना भी उनके समर्थक हैं लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन उस इलाके में भी आप कोई व्यापक मतलब बाकी राजनीतिक दलों को खत्म कर देंगे, वो स्थिति नहीं है। क्योंकि आप देखिए भी दिनेश जी ने बताया कि वहां के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, इनके मंत्री रहते हुए भी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में रहते हुए भी। तो एक राजनीतिक स्थितियां वहां भी बदली हैं, उनके लोग उसी इलाके में उपचुनाव हार गए, तो वो है नहीं। लेकिन ठीक है, जितनी भी ताकत है वो उनके पास है, वो बीजेपी को फायदा दिला सकते हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र में। ये फायदा दिलाने का मतलब ये नहीं कि बहुत व्यापक बड़े पैमाने पर। कांग्रेस के साथ स्थिति है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। उसने जो अपने आपसी झगड़े थे उन झगड़ों को उन्होंने समेटा है, वो मिल करके चुनाव लड़ते हुए दिख रहा है। भारतीय और दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ, उन मुद्दों को कांग्रेस लगातार सामने ला रही है कि यहाँ विफल सरकार है, सरकार की विफलताओं को लगातार सामने ला रही है, और खासतौर से उन मुद्दों को जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। इस बिना पर एक संगठित रूप से चुनाव लड़ना, अपने पूरे कार्यकर्ताओं को साथ, नेताओं को साथ रख करके चुनाव लड़ना, और सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है उसको लगातार हवा देते रहना, मुद्दों को आगे करके चुनाव लड़ना, यह जो नीति अख्तियार किया है कांग्रेस ने, वह उसके पक्ष में जाता है। क्योंकि लोग उन मुद्दों को लेकर के चिंतित हैं, सरकार से उनकी नाराजगी है, उनके मन में असंतोष है कि सरकार उन मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे तमाम तरह के आर्थिक अनियमितताओं के इशूज हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अभी जो आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने वाला मुद्दा था सीधी जिले में वो हो, इन सभी मुद्दों को लगातार हवा दे रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं कि सरकार इन चीजों का जन सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल है, जो जितने भी मानक हो सकते हैं, आर्थिक विकास का जो इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स हो, वाणिज्य व्यापार की स्थिति हो, सब में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में लाखों रुपए के कर्जे बढ़े हैं। ये तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस लोगों के बीच में है और लगातार सक्रिय है, उसके कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहे हैं। उनके अभी एक यात्रा चल रही है, जनादेश यात्रा या जनसंपर्क यात्रा कुछ चल रही है, लगभग हर जिले में उस यात्रा का संचालित कर रहे हैं, और उसी यात्रा के नाम पर ही जो एक रैली होने वाली थी इंडिया दल समूह की,
उसको रोका गया कि वो यात्रा पूरी हो जाए, उसके बाद ही नहीं तो अगर ये रैली होने लगेगी तो उस यात्रा को उनको रोकना पड़ेगा। और जो वह यात्रा है, उस यात्रा के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं कि उसको समर्थन भी मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक संघर्षों में उलझी हुई है, कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखा करके लोगों के बीच में जा रही है और एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों को आगे हवा दे रही है। कांग्रेस बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे राजस्थान में सरोवर शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो अवहेलना करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसका ज्यादा नुकसान होगा, जो उनके कार्यकर्ताओं में उसका नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी समझ है और अगर मेरा अपना मानना यह है कि अगर कैलाश जोशी का लड़का पार्टी छोड़ के चला जाता है तो इसका मतलब है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे अनूप मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका कोई ना कोई मतलब है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी, इसका मतलब है कि पार्टी इस समय के पास वो जनाधार नहीं है जिस जनाधार के लिए वो जानी जाती रही। तो चुनौतियां तो हैं, अब आने वाले दिनों में इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कैसे उठा पाएगी बीजेपी, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चुनौतियां बीजेपी के सामने बड़ी होती जा रही है लगातार, और आने वाले समय में पता चलेगा कि जो जन समर्थन है किसके पक्ष में जाता है, मध्य प्रदेश की जनता किसे अपना आने वाले जो समय है विधानसभा चुनाव का जो गणित उसकी किसके पक्ष में मतदान करती है। और इन्हीं शब्दों से आगे चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह से दिनेश गुप्ता जी, सुनील शुक्ला जी ने, हरिशंकर जी ने पूरे विषय का सारभूत विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है कि हमारी तरफ से चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं पूरे पैनलिस्ट का, पूरे विद्वान जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद निंदा चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद निंदा के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।